हेलो बच्चों, के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमलेश आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ मैथ। और मैथ में हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड में आने वाले टॉप 20 एमसीक्यू, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछे जा रहे हैं। 20 एमसीक्यू उनको लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप विशेषकर इन पर ध्यान दें। कुछ टॉप के जो क्वेश्चन हैं इनमें वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, विशेषकर आप इन पर ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है यदि x² माइनस 1/9 इक्वल टू 0 तो x का मान होगा। पहले आप इसको देखें, ये दो घात समीकरण है। x की पावर कितना है? 2, मतलब ये कितना है? दो घात समीकरण। चलिए आज इसको हम हल करेंगे। यहाँ जो दे रखी है x की पावर 2 माइनस 1/9 इक्वल टू 0, तब हमें बताना है कि यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको जब भी हम करेंगे MCQ को तो हल करके ही करेंगे। किस प्रकार से? हल करके। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि तुक्का लगा देते हैं। तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हल करते टाइम कुछ और आ जाती है। मन में बच्चे सोच सकते हैं कि नहीं इसका ये होगा, वो गलत हो जाता है। जब भी करें आप इसको तो एक रफ पेज बना लें यूपी बोर्ड की कॉपी के पीछे साइड में, और वहाँ पर हल करके फिर इस पर टिक लगाएं। उसके बाद अपनी OMR में भरें। विशेष ध्यान दीजिएगा, इसका गलत ना करें। चलिए इसे हल करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, मैं नंबर डालता जाता हूँ और टिक भी लगाता जाऊँगा। नंबर क्वेश्चन है हमारे पास पहला कि x² बराबर 1/9 x² माइनस 1/9 इक्वल टू 0। इसको हल करना है। तो करना है क्या है, जो चर है उसको हम एक तरफ रोकेंगे, x² को रोक के रखेंगे और 1/9 को इस पर लाएंगे, हो जाएगा प्लस का। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर से हटाएंगे, इधर पहुंच जाएगा रूट के रूप में, अंडर रूट ऑफ 1/9। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 9 का वर्गमूल हो जाता है 3। अब जबकि ये दो घात समीकरण है तो ये वैल्यू लेकर के आएंगे, दो वैल्यू लेकर के आएंगे, प्लस में एक माइनस में। या ऐसे कह लीजिए कि अंडर रूट से कोई वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस में के साथ आती है, प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ से जो x की वैल्यू प्राप्त हो रही है प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 1/3। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा है। A 0 है, B में प्लस माइनस 1/2 है, C में प्लस माइनस 1/3 है, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये हल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको भरेंगे OMR सीट में भरेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यहीं पर कर लेंगे। एक्स अक्ष से दूरी बिंदु किसकी 2,3 की दूरी बतानी, किससे? एक्स अक्ष से। एक्स अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी होगी। नीचे कुछ ऑप्शन है, A 1 होगी, B 2 होगी, C 3 होगी, D 5 होगी। तो पहले हम इसको बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। ऐसे नहीं बता सकते हम। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है कौन से बिंदु की? 2,3 की। ठीक है, हम जानते हैं निर्देशांक तंत्र जिसे बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। अब बिंदु क्या है? बिंदु है हमारे पास 2,3 है। 2,3 दोनों ही भुज और कोटि भी दोनों किसके हैं? प्लस के। भुज भी प्लस का है और कोटि भी प्लस की है, यानी एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है। तो दोनों ही प्लस के हैं, भुज और कोटि दोनों प्लस। कौन से चतुर्थांश में होते हैं? पहले वाले में। ठीक है, यानी यहाँ कहीं मिलेगा। हम मान लेते हैं ये इसका मूल बिंदु है, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। एक्स अक्ष पे कुछ वैल्यू मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। वाई अक्ष पे भी बना लेते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, देखिए अब बिंदु क्या है हमारे पास? बिंदु है हमारे पास 2,3। भुज यानी 2, उसको एक्स बोलते हैं भुज को। तो भुज एक्स अक्ष पे होता है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे होता है तो 1, 2 यहाँ मिलेगा। ठीक है, और कोटि कितनी है हमारे पास? 3। तो वाई अक्ष पे देखेंगे 3, 1, 2, 3 जी है। इधर से एक्स अक्ष पे और इधर से वाई अक्ष पे।
तो ये वो बिंदु होगा जो हमें दिया हुआ है 2,3। इसका पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, एक्स अक्ष से दूरी बताइए। तो बिंदु ये है और इसकी एक्स अक्ष से दूरी कहाँ है, एक्स अक्ष ये वाला है, इससे पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी, इस बिंदु कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए ये कितनी ऊंचाई पर है, 1 2 3, कितनी ऊंचाई पर, 3, यानी जो कोटि होती है वही एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है, जो कोटि होगी एक्स अक्ष से दूरी वही कहलाएगी। तो यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये 3 की दूरी पर है। तो क्वेश्चन पूछा था कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए, तो एक्स अक्ष ये है, इससे ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 1 2 3, कितनी दूरी पर, 3 की दूरी पर है। तो यहाँ जो कोटि है वही है हमारी 3। तो एक्स अक्ष से अगर बिंदु की दूरी पूछे तो कोटि बताएगी, और वाई अक्ष से अगर कोटि की वाई अक्ष से दूरी पूछे तो कौन बताएगा, भुज बताएगा कितनी दूरी पर है। इस प्रकार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक्स अक्ष से दूरी पूछता है, एक में पूछता है वाई अक्ष से दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ तो क्या पूछ रहा था, एक्स अक्ष से दूरी पूछा था, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, यहाँ से एक्स अक्ष से दूरी हमारे पास 3। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में, चल पहले इसका आंसर लगाते हैं। इसका आंसर कितना है, 3। कितना है, 3। जो कोटि, अगर एक्स से पूछेगा तो कोटि बताएगी, कितना होगा 3। अगर वाई से पूछा तो भुज बताता, कितना होता 2। मगर हमारे इस क्वेश्चन पूछा है एक्स अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी, तो कोटि कितनी है, 3। जो कोटि होगी वही दूरी होगी एक्स अक्ष के लिए, यानी 3 इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 था, ये 3 है। कह रहा कुछ अभाज्य गुणनखंड दिए रखे हैं, इसका लासा बताना है। पहला है 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणे 5। दूसरा है 2 की पावर 3 गुणे 3, इसका लासा बताना है। क्या करना है इसका, 2 की पावर 3, क्वेश्चन ये है 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। दूसरा 2 की पावर 3 गुणे 3 का लासा बताइए। तो हमने ऊपर नीचे करके इसको लिख लिया। अब करना क्या है, जो लासा होता है वो निकाला कैसे जाता है, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। वास्तविक संख्याओं में जो ये संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास अभी 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको लिखेंगे एक बार 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको छोड़ के अब दूसरी संख्या कौन सी है इससे बड़ी अभाज्य संख्या, 3। 3 की सबसे बड़ी पावर कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सबसे बड़ी पावर लिखते हैं 1 ही आएगी। उसके बाद जो बचा उसको लेंगे। इसके बाद अभाज्य संख्या कितना है, 5। तो 5 की तो अकेला ही है, तो 5 अकेला ही रहेगा। इनको हल कर लेते हैं और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 की पावर 3 मतलब 2 का घन, यानी कि 8। यहाँ आ जाएगा 3 गुणे 5, 8 3 24 गुणे 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, यहाँ से जाएगा 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। तो हमारा लासा जो आएगा, यानी कि एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 120। कितना आएगा, 120। तो हमारा ऑप्शन में कितना है, संख्या 2,3 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 3 गुणे 3 का लासा है, कितना है, 120। ये दिखाया हमने अभी हल करके, 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, कितना है, 9:16 तथा उनकी परिधियों का अनुपात बताना है, परिधि का अनुपात। तो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लेते हैं पहला वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 4, पहला वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं πr²1। वृत्तों का क्षेत्रफल दे रखा है तो इनको अनुपात में मान लेते हैं πr²2। ठीक है, पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात में कितना मान है, 9। दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात में मान कितना है, 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रही है। ठीक है, यहाँ हमारे पास बचेगा r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, इधर 9:16। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा के इधर भेजेंगे तो रूट में आएगा, तो ये बचेगा r1 बटा r2 और उधर जाएगा √9/17 16। ठीक है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 3, 16 कितना हो जाएगा, 4, यानी r1 की वैल्यू आएगी 3 और r2 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमसे जो पूछ रहा है उसको देखेंगे, क्या पूछ रहा है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा, उनकी परिधियों का अनुपात होगा।
तो परिधि के लिए फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखें, पहला वृत्त है तो उसकी परिधि के फार्मूला है 2πr1, दूसरे वृत्त के लिए परिधि का फार्मूला 2πr2। ठीक है, यहाँ वैल्यू लगाएंगे, कितना होगा, फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू जो है वही रहेगा 3 और R2 का वैल्यू जो है वही रहेगा, कितना हो जाएगा 4, यानी जो अनुपात बनेगा वो कितना रहेगा, वो यही रहेगा 3:4। कितना आएगा 3:4। तो यहाँ का ऑप्शन है हमारे पास 3:4 बनना है, अनुपात किसका, परिधि होगा। फार्मूला होता है पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि अपॉन में दूसरे वृत्त की परिधि। फार्मूला होता है पहले वृत्त की परिधि के लिए 2πr1, दूसरे वृत्त की परिधि के लिए 2πr2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 3, R2 की वैल्यू निकाली थी 4, R1 की 3 है, R2 की वैल्यू 4 है, तो जो मान रखेंगे वही अनुपात बन जाएगा, यानी अनुपात बनेगा 3:4। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3:4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको पलट कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं इसको। कुछ धनात्मक पूर्णांकों p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप होगा। कोई पूर्णांक है p, कोई पूर्णांक p है, कुछ धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कोई पूर्णांक p जो कैसा है, धनात्मक, यानी कि प्लस में होगा। ठीक, तो पूछ कौन सा रहा है हमसे, सम पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी संख्या में सम से गुणा करते हैं, किसी पूर्णांक में सम से गुणा करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सम ही बन जाता है। जैसे मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में आपको, जैसे एक हमारे पास पूर्णांक है 5, इसमें हम सम से गुणा करते हैं 2 से, तो ये हमारे पास सम बन जाएगा। दूसरा पूर्णांक जो आएगा गुणनफल के बाद वो सम ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमसे पूछ भी रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का बात पूछा है कि किस प्रकार का रूप होगा, धनात्मक सम पूर्णांक का किस प्रकार का रूप होगा। तो 2p है, यहाँ p तो हमसे पूर्णांक पूछ रहा है, उसके साथ हम क्या गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 2 से गुणा कर रहे हैं, दोनों कैसी राशि है, सम। अब जब हमने बताया था कि पूर्णांक में 2 से गुणा करेंगे तो कैसी राशि प्राप्त होगी, सम पूर्णांक के रूप का ही प्राप्त होगा। किस प्रकार का प्राप्त होगा, सम पूर्णांक के रूप का ही। तो ऑप्शन हमें यहाँ पहले ही यहाँ मिल रहा है सम पूर्णांक के रूप का, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा हो रही है। ठीक है, अच्छा अगले वाले को जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं सॉरी ऑप्शन है, वो कह रहा है 2p + 1 के रूप का होगा। तो 2p तो हमारा सम है, मगर उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, 1, और 1 कैसी राशि होती है, विषम। जैसे ही हम किसी सम में विषम जोड़ेंगे तो जस्ट हमें क्या प्राप्त होगा, विषम राशि ही प्राप्त होगी। और हमसे सम पूछ रहा है, सम पूर्णांक पूछ रहा है, जबकि ये कैसा है, विषम पूर्णांक। क्यों, देखो जरा, अगर मैं 4 में 1 जोड़ दूँ, 4 कैसी राशि है, सम, कैसी है, सम, उसमें विषम जोड़ रहे हैं, विषम कितना है, 1, तो कैसे प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, जो भी कैसा है, विषम। ठीक है, मगर हमसे पूछ रहा है सम पूर्णांक के रूप का हुआ, तो ये तो विषम पूर्णांक के रूप का है। दूसरा कह रहा है 2p - 3 के रूप का होगा, 2p - 3, तो 2p भी कैसा है, सम है, उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, 3 कैसी राशि है, विषम राशि है। अब जब हम क्या करेंगे, सम में से विषम घटाएंगे, किसी भी सम में से घटा लेते हैं, जैसे 6 ले लिया मैंने, उसमें से 3 घटा दिया, तो क्या है, सम है ये, और ये कैसा है, विषम है। जब इसे घटाऊंगा तो 3 बचेगा, ये भी कैसी राशि प्राप्त होगी, विषम ही प्राप्त होगी। और हमसे तो पूछ रहा था सम के रूप का, तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये केवल है इतना p - 1 है, ये p - 1, p में p कैसी राशि है, धनात्मक पूर्णांक है, और उसमें से हम क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 1 कैसी राशि है, 1 है विषम राशि, विषम राशि को घटाएंगे किसी सम में से, तो फिर से हमें क्या प्राप्त होगा, विषम ही प्राप्त होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो यही होगा, 2p, क्या होगा, 2p। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन बहुत पूछा जाता है, कह रहा है अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी सिंबल हैं यानी चिन्ह हैं, वो सारी राशि कैसी होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। कैसी होती हैं, अपरमेय संख्या। तो यहाँ हमारे पास पाई है, पाई कैसी राशि है, अपरमेय संख्या है।
परमेय संख्या क्या होती है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू किसके हो, जीरो के, यानी हर कितना हो, जीरो ना हो। तो इस प्रकार की राशि प्राप्त होंगी वो क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या। मगर हमसे क्या पूछ रहा है, परमेय संख्या। तो ये तो लिखी है 22/2, 22/7, जो कैसी राशि है, पी बटा क्यू के रूप में है, ठीक है। तो ये कैसे है, परमेय संख्या। अच्छा, इसको देखें तो ये कैसी है, शांत राशि है, और जितनी शांत राशि होती है वो भी कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। अच्छा, इसको देखें तो इसको थोड़ा हल करके दिखाते हैं आपको। लिखा है 5/√16, 5/√16, 5 तो ऐसे रहेगा, 16 का कितना हो जाता है, 4, कितना हो जाएगा, 4। अब ये बन गया पी बटा क्यू के रूप का, जिसका वर्गमूल करे आए, वो राशि कैसी होती है, वो राशि कैसी होती है, वो होती है परमेय। जिसका वर्गमूल करे वो होती है परमेय। तो ये वही पी बटा क्यू के रूप की बन गई। तो ये भी कैसी, परमेय, ये भी कैसी है, परमेय, ये भी कैसी राशि, परमेय। तो एक यही है चिन्ह, सिंबल जिसे बोलते हैं। ये सारी राशि कैसी होती हैं, अपरमेय होती है। तो पाई का विशेष ध्यान रखने कि ये कैसी राशि है, अपरमेय राशि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर पे, यदि a/3 माइनस b/4 बराबर 1 में a बराबर 4 है तो b का मान बताना है। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन, यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a/3 माइनस b/4 बराबर 1, जहाँ a बराबर 6 रखा है, 6 हमारे पास, तो b का मान बताया। तो करना क्या है, जो a की वैल्यू दे रखी है इसी को उठा के इस समीकरण में रख देना है। यहाँ पर a है, उसकी जगह कितना रख देना है, 6, तो रख दो उसमें। a बटा कितना हो जाएगा, 3 है, और a की वैल्यू कितनी रखनी, 6, तो है 6/3 माइनस b हमारा ज्ञाती करना है, b/4 ऐसे रहेगा बराबर 1। इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा, माइनस b/4 बराबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस वाली इस साइड उठा लेंगे और ये 1 को पल्ले पार ले जाएंगे, तो जाएगा माइनस का 1, प्लस का पल्ले पर जाकर हो जाएगा -1, और जब माइनस का इस पार आके हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इसको घटाओ तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना बचेगा, 1। यहाँ पर b/, बचेगा 4। हमें b की वैल्यू निकालनी है तो इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 एकम 4, तो b बराबर आ जाएगा हमारे लिए 4, कितना आएगा, 4, जैसे कि ऑप्शन पहला ही दे रखा है, b बराबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट दोनों, वैसे ध्यान दें इन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा। समीकरण है 3x² माइनस 12x, 8 नंबर, 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात करना है। इस के की वैल्यू निकाल के लानी है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं दो घात समीकरण के मूल बराबर हो तो उसके लिए कंडीशन लगती है d = 0। क्या लगती है, d = 0। और d होता क्या है, d होता है विभक्त कर, ये लिखा है देखिए सामने, क्या होता है, विभक्त कर। उसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये d का वैल्यू होता है, और 0 = 0। b की जो x की पावर 1 है, सबसे छोटी वैल्यू, उसके साथ में जो होती है वही होती है b की वैल्यू चिन्ह के साथ। तो चिन्ह कितना है, 12 माइनस का 12 है, उसका स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है, x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है कितना है, 3। c क्या होता है, अचर पद, यानी यहाँ पर जो होता है थर्ड पॉइंट में, वो कितना होता है, प्लस है, यहाँ प्लस है, k = 0। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144, समघात इसलिए प्लस में आएगा, माइनस 4 3 कितना हो जाएगा, 12। सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ तो यहाँ लगाया 4ac लगाया, यहाँ मल्टीप्लाई ही आएगा, तो 4 3 12 इंटू के हो जाएगा, गुणा आएगा यहाँ पर, मैं इसका ध्यान नहीं दिया, मैं इसका देख लिया था। ये है 4ac है, 4 a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू k है, ठीक है। तो गुणा में ही आएगा, तो जाएगा माइनस का 12 के, इधर रह जाएगा हमारे पास
144 और इसको उठा लाएंगे इस पार तो हो जाएगा प्लस का 12 के 12 कम 12 और 12 में 12 144। तो जो के की वैल्यू यहाँ से बन के आएगी वो आएगी के इक्वल टू कितना बचा, के बराबर 12 बचा। के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12। तो कौन सा ऑप्शन है 8 का डी, के की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों ही, चलिए करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, यदि समीकरण 6x² माइनस बी एक्स प्लस 2 बराबर 0 का विभक्त कितना है 1 है तो b का मान होगा। तो हमारे पास वैल्यू है 6x² माइनस बी एक्स प्लस 2 बराबर 0 का विभक्त कर 1 है, यानी कि d की वैल्यू कितना है 1, विभक्त कर कितना है 1। तो हम फार्मूला जानते हैं विभक्त कर का कितना होता है p² माइनस 4ac बराबर 0, कितना हो जाएगा 0। या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 0 ना लिखें अभी क्योंकि हमारे पास व्यक्त का वैल्यू दे रखा है, तो इसको ऐसे कर लिए d इक्वल टू, इधर काट दे दीजिए, विभक्ति कर d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ लगाएं d की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा था जो x की छोटी पावर उसके साथ जो भी है वो सब b होता है, तो माइनस b है तो माइनस का b ही आएगा और उसका b² है, माइनस 4 ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू कितना है 6 गुणा 6, c की वैल्यू कितना है 2 प्लस का, ठीक है, 1 ऐसा ही रहेगा, ये समघात है इसलिए प्लस में आएगा तो b² हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, सॉरी 6 चौक 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, गलत पड़ गया था, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा प्लस 48 और प्लस का 1 पहले ही से था और इधर चल रहा है b² जो हो जाएगा 49, उधर हमारे पास है b², स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा रूट और जो आएगा b। और रूट में 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का। अब ये कैसे समीकरण था 2 का समीकरण, तो इसकी जो वैल्यू लेकर के आएंगे वो आएंगी 2 प्लस और माइनस में, तो जो b की वैल्यू लेकर के आएगी वो आएगी प्लस माइनस 2 बस 7 प्लस माइनस 7, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। कौन सा होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, दो समरूप त्रिभुज रखे हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं किस अनुपात में 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो त्रिभुज हैं जिनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हम जानते हैं एक प्रमेय थी हमारे पास, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल या ऐसे कहते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, वैसे लिखें वैसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे करते हैं, त्रिभुज नाम दे देते हैं अभी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, क्या थी संगत भुजाओं का वर्ग, तो भुजा किस अनुपात में 4:9 के अनुपात में और इनका वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 81, तो 16 अनुपात कितना आएगा 81, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला 16:81। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं तो मूल बिंदु से P की दूरी बतानी है। नहीं दिख रहा यार, सॉरी, बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं तो मूल बिंदु से P की दूरी बताना है। ठीक है, ये पहला था आपका 10 नंबर का। क्या कह रहा था, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं, पहले इसको देख ली थी, मुझे लग रहा है दिखा नहीं होगा। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं तो उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है
अगर समरूप हो तो त्रिभुज, तो डी एफ के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो संगत भुजा कितनी है, 4:9, उनका वर्ग यानी 16:81 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 11 नंबर दिख रहा है। ठीक है, बिंदु पी के निर्देशांक दे रखे हैं 3,4 हैं, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी बतानी है। मूल बिंदु के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक लिख देते हैं, कितने हैं 3,4। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। जबकि हम दूरी का फार्मूला जानते हैं, किसी बिंदु की दूरी का कितना होता है, दूरी डी बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं सारी। x1 की वैल्यू है 3 माइनस x2 की वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 4 माइनस y2 की वैल्यू है 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, जो तो 0 घटक के 3 ही आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ भी 0 है, घटक के 4 ही आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका होता है 5। तो यहाँ दूरी हमारे पास कितनी आ रही है 5 मात्रा में आती है, पहले देने रखी है, मात्रा में लिखी जाती है, तो हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री से। साइन 15/cos 75 का मान है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दें इन पे। क्वेश्चन नंबर 12, साइन 15/cos 75। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप ये देखना कि जो कोण दे रखे हैं ये कोटि पूरक हैं एक दूसरे के या नहीं है। कोटि पूरक होंगे तब तो बहुत ईजी है कि इनको मान फिर एक ही आता है, कितना आता है 1। अगर एक दूसरे के क्या होंगे कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण वो होते हैं जिनको जोड़ के इन दोनों का योग कितना हो जाए 90 हो जाए, कितना 90 हो जाए। चलिए तो देखिए 75 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, किसी एक को आप तोड़ लेना। किस रूप में तोड़ेंगे, इस टाइप से तोड़ लेना, साइन को ऐसे रहने देना। ऊपर लिख सकते हैं हम 90 माइनस 75 करके, 90 माइनस 75 करके, नीचे वाले को ऐसे रहने देंगे। देखिए 90 में से 75 घटा देंगे कितना आ जाए 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पढ़ कैसे सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 वाली रेंज है और उसमें से कुछ घट रहा है, यानी पहले में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं पहले में। तो पहले में सब प्लस के होते हैं, साइन किसमें 90 वाली रेंज है, साइन बदल जाएगा कॉस में, और जो थीटा है वही आएगा, थीटा कितना हो जाएगा 75। ठीक है, और नीचे भी कितना है cos 75, cos 75 एकम cot 75 एक बार में कट जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 1 आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है इसका। विशेष ध्यान दें कि अगर कोटि पूरक कोण है दोनों ऊपर नीचे तो उनका मान एक ही आएगा हल करते टाइम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा, कितना होगा कॉस अल्फा का मान पूछ रहा है आपसे। चलिए मैं इसे मोड़ लेता हूँ, साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा। इसको थोड़ा हल करके देखें। यदि साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा को मैं ले जाता हूँ साइन के बटे में, तो हो जाएगा साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा, इधर रह जाएगा 1। और साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा हम जानते क्या होता है, टेन थीटा बराबर एक फार्मूला पढ़ाया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो वही लगेगा यहाँ थीटा की यहाँ पे क्या है अल्फा, तो जाएगा टेन अल्फा बराबर 1, कितना हो जाएगा टेन अल्फा बराबर 1। अब देखेंगे कि टेन में ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है टेन 45 की, तो टेन से टेन हट जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। कितना आएगा 45 डिग्री, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 13 का बी, कितना आएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इस पर, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर, चलिए
क्या कह रहा है, एक मीनार की ज़मीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, उसकी ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एमसीक्यू के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं ये कोई मीनार है, यहाँ कोई सूर्य है, और सूर्य के द्वारा जो उन्नयन कोण बनेगा, तो ये मीनार है, जो मीनार, इस मीनार की जो छाया है, मान लीजिए छाया है नीचे, जितनी ऊंची मीनार है, ये मीनार की ज़मीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। जो छाया है, अगर हम इसको x मान लेते हैं कि इस मीनार की जो छाया की लंबाई बन रही है वो बन रही है x, तो वो किसके बराबर है, वो कह रहा है उसकी ऊंचाई के बराबर है। अगर इसकी ऊंचाई कितनी है, चलिए हमने इसको माना पहले, अगर ये x है तो ये तो बराबर है किसके, ऊंचाई के बराबर, तो ये भी कितनी हुई, x होगी। ठीक है, अब उन्नयन कोण कहाँ बनता है, जब हम किसी नीचे स्थित बिंदु से ऊपर की वस्तु देखते हैं। कहाँ बनता है, इधर बता देता हूँ। मान लीजिए एक आया कोई बिंदु है, यहाँ पे खड़ा होकर कोई व्यक्ति ऊपर की वस्तु देखता है, तो ऊपर की वस्तु देखते टाइम उस वस्तु को देखते हुए और उसकी आँख से जो क्षैतिज रेखा खींचते हुए, तो बीच में जो कोण बनता है वो बनता है उन्नयन कोण। क्या बनता है, उन्नयन कोण, ऊपर की वस्तु देखते हुए। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ भी यही पूछा था कि उन्नयन कोण कितना होगा, तो यहाँ बनेगा उन्नयन कोण, ऊपर सूरज देखते टाइम, सूरज को देखते टाइम, तो यहाँ बनेगा, यानी थीटा पूछ रहा है हमसे। यदि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तब अब ये बताइए, ये थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये क्या हो गई, आधार। नाम दे तो नाम दे दिए, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ लग जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा हमसे पूछी जा रहा है, तो थीटा तो ऐसे ही रहेगा। लंब कितना है, वो भी x है, आधार कितना है, वो भी x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब फिर से वही बात कि tan थीटा में किसका मान होता है ये, तो देखेंगे tan 45 का मान होता है। tan में किसका मान होता है, 45, तो tan से tan हट जाएगा, थीटा बराबर आएगा हमारे पास 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऐसा ही है। क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से, किसी वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होंगी। कोई वृत्त है, मान लेते हैं ये वृत्त है यहाँ पर बना हुआ, ठीक, इसके बाहर कोई बिंदु है, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर r दूरी मान लेते हैं, ये बिंदु P है। इस बिंदु पर, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बाहर स्थित बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं संभव हैं, एक इस प्रकार से, ठीक है, दिख रहा है, और एक इस प्रकार से। स्पर्श रेखा का मतलब क्या है, केवल वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती हूँ। तो कितनी संभव है, केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं संभव हैं किसी वृत्त पर, इस वृत्त पर, ठीक है, मान रखा है हमने, किसी वृत्त पर, 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से, ये बाहर r इसका केंद्र है, केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु मान लिया हमने P से, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं होंगी, कितनी होंगी ये पूछ रहा है आपसे। तो वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है तो इससे केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं संभव होती हैं। कितनी, 2, एक ऊपर से जाती हुई इस प्रकार से और एक नीचे से जाती हुई, और इसके अलावा कोई स्पर्श रेखा इस पर नहीं खींची जा सकती। तो कितनी स्पर्श रेखाएं संभव है, केवल 2। कितनी, 2। इसे ध्यान रखें, पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है अगले पेज पे आएगा। क्या कह रहा है, 16वां क्वेश्चन, दस सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा भी कितनी होगी, 10-10 की होगी, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अंतर्गत का मतलब है इसके अंदर कोई वृत्त बनाना है ऐसे करके,
ठीक है। के अंतर खींचे जाने वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अब ये तो होगा ये वृत्त इसके अंदर, वर्ग के अंदर, ठीक है। हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। करना क्या है, जो वृत्त है उसके लिए ध्यान से देखना, ये स्पर्श रेखा यहाँ पर हो रही है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर हुई, ठीक है। और ये दूरी जो है वो इस वृत्त के लिए किसका काम करेगी, व्यास का काम करेगी। किसका, व्यास का काम। यानी वृत्त के लिए जो व्यास हो गया वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। त्रिज्या पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। उत्तर में भी πr है, वो सॉरी पाई है, पाई को पाई रहने देंगे। आर का मान लगा सकते हैं 5, और 5 का कितना है, वर्ग। पाई इधर रहेगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। पाई ऐसा ही रहेगा। अच्छा, इकाई किसमें है, सेंटीमीटर में। और हमसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इकाई का विशेष ध्यान दें तो हमारे पास उत्तर आया है 25 पाई सेंटीमीटर। कहाँ है ऑप्शन इसका, 16 नंबर का डी, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ ऐसे करके इसे ऑप्शन हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर। उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगी बतानी है, कितनी होगी। उस वृत्त की परिधि बतानी है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या को लिखते हैं आर से, ठीक है। तो परिधि बतानी है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, परिधि होगी। तो परिधि के लिए फार्मूला है वृत्त की 2πr। क्या होता है, 2πr। 2 ऐसे ही रहेगा, 14 है, पाई का मान लगा सकते हैं 22/7 गुणे आर कितना है, आर कितना है 14 है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया, जो कितना हो जाएगा 44, और 44 दूनी 88, कितना आएगा 88। अच्छा, इसकी इकाई कितनी है, सेंटीमीटर। अब ये परिधि है, दूरी होती है एक प्रकार की, तो ये इस इकाई में उसी में रहेगी, इसका वर्ग नहीं होगा। तो 88 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा है, सी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेषकर इनका ध्यान दें और तैयारी करें इनकी, जिस किताब से भी मिले उससे तैयारी करते रहें। हर बार क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 3 7 2 7 5 3 7 इस प्रकार से का बहुलक है। 2 3 7 2 7 5 3 7 का बहुलक है। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो आंकड़ा होता है जो बहुत अधिक बार आया हो, यानी कि उसकी बारंबारता का वो बारंबारता में बहुत बार आया हो, जिसकी बारंबारता बहुत अधिक हो। इस प्रकार की जो राशि होती है वो बहुलक कहलाती है। तो यहाँ कौन अधिक बार आया है, काउंट कर लीजिए एक बार। 2 कितनी बार आया, 1 2 ही बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 2, ये भी 2 ही बार आया। 7 कितनी बार आया, 1 2 3, ये कितनी बार आया, 3 बार। 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 7। कौन आया है, 7। सबसे अधिक बार जो आएगा वही हमारा बहुलक कहलाता है। कितना है, बहुलक कितना हो जाएगा, 7। कितना होगा, 7। बहुत इजी क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, तैयार रखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। 7 5 6 12 10 तथा 9 की माध्यिका होगी। क्या करनी है, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए एक मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। 7 5 6 12 10 तथा 9। करना क्या है, पहले इनको लिखेंगे आरोही क्रम में। जब भी माध्यिका वाला कोई भी सवाल करेंगे उसको पहले लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर उससे बड़ी, तो लास्ट में सबसे बड़ी। ये होगा इसका आरोही क्रम, ठीक है। अब हमसे पूछा है माध्यिका, यानी माध्यिका अंक कौन सा होगा। तो करना क्या है, आप पहले इसको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6, कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो बीच के 2 अंक उठा लेने, यानी इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो, जो 2 मिले हमारे लिए, 7 और 9। इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 9, और बटा कितना कर दो, 2, ठीक है। इधर के 2 अंक छोड़ दो और इधर के 2 अंक छोड़ दो, ठीक है। इन दोनों अंक को छोड़ के बीच के 2 अंक बचेंगे उनको उठा लेना है और जोड़ देना है। 7 + 2 7 + 9 कितना,
और बटे में 2 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 16 बटा 2, इनको हल करेंगे कितना आएगा 8। तो इसकी मात्रा कितनी होगी 8, कितनी होगी 8। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये तो सम था, तब तो हो गया, विषम होता है। तो विषम में क्या करते हैं, मान लीजिए यही बता देता हूँ मैं, ये तो इसका हो गया। विषम में क्या करेंगे, अगर कोई संख्या इस प्रकार से दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इनको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे 5 6 7 7 8। इसमें क्या है, इसमें भी बीच का ही अंक लेंगे, इधर से 2 संख्या छोड़ दो, इधर से भी 2 संख्या छोड़ दो, बीच में कौन है 7, तो उसका जो माध्यिका हो जाएगा वो कितना होगा 7 ही होगा। कितना होगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ये विषम वाले के लिए मैंने बताया था, और जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो सम के लिए है, ये सम के लिए है। बीच वाली 2 अंक लेके उनको जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना, आपका माध्यिका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 20 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। यदि अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 6 तथा अल्फ़ा प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो अल्फ़ा का मान होगा। तो क्या है, ये सारी की सारी एक संख्या के रूप में दे रखी है, एक संख्या ये, एक 2 और तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं, और इनका माध्य कितना है 11। तो क्या करेंगे, हमने समांतर माध्य का फार्मूला पढ़ा है, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। समांतर माध्य वो में दे रखा है कितना है 11 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। पदों का योगफल कितना है, इन सबको में जोड़ना है, ये पद हैं, एक पद ये, 1 2 3 4 5, ये पूरा पद दे रखा है। तो करना क्या है, अल्फ़ा प्लस दूसरा पद कितना है अल्फ़ा प्लस 2 प्लस तीसरा पद कितना है अल्फ़ा प्लस 4 प्लस चौथा पद कितना है अल्फ़ा प्लस 6 प्लस अल्फ़ा प्लस 8 अपॉन में कितने पद हो गए 1 2 3 4 5, 5 पद हो गए, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे एक मान के 23 गुणा कर लें, 11 पन्ना 55, और यहाँ इन सबको जोड़ लें, 1 अल्फ़ा 2 3 4 5, कितने अल्फ़ा हो गए 5 अल्फ़ा, ठीक है, ये तो अल्फ़ा अल्फ़ा हो गए हमारे पास। अब बाकी वैल्यू 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 4 18, 18 2 20, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा की, तो 20 को ले जाएंगे पल्ले पर, घटा देना, इधर हमारे पास बचेगा 5 अल्फ़ा, इसको घटाएंगे तो आएगा 35, 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7, कितना आ जाएगी 7, कितना आएगा 7। तो ऑप्शन कौन सा हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ये है कुछ प्रोसेस हमारे सवाल करने की, चलिए सोच तो इस प्रकार के क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दें जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो कुछ साल से लास्ट ईयर में पूछे जा रहे हैं, अभी 2 साल में तो हुई नहीं एग्ज़ाम कोरोना के चक्कर में, पर इस बार इनके चांस कुछ ज़्यादा है क्योंकि ऑप्शन कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं 20 नंबर में, तो इनका ध्यान दें। और वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करते रहें, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं हमारे इस चैनल के बारे में। थैंक यू दोस्तों, बाय।